हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है दुल्हन मिटकी और दुल्हा राजकुमार। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको अपने पास बुलाया और बोले, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है, इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। यह सुनकर तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बगीचे में गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का तीर वह कहाँ गिरा और उसे कौन लेकर आया? उसके तीसरे यानी सबसे छोटे बेटे राजकुमार युवान ने जब अपना तीर चलाया तो वह इतना ऊंचा गया कि उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल के एक तालाब में मिला, जो कि एक मिडकी जो कि पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी। उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार युवान ने उस मिडकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार युवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मिडकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपने तीर को एक मिडकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने उस मिडकी को उठाया और उसको अपने महल में ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उनको मिडकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मिडकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस दिन राजा के यहाँ 3 शादियां हुई, जिसमें बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी से और तीसरे यानी सबसे छोटे बेटे युवान की शादी एक मेढकी से हुई। शादी हो जाने के बाद जब कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती है। पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मिडकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार युवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सा सिर लटका हुआ क्यों है? युवान बोला, आज तो मुझे नीचा दिखना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक सुंदर सा कमीज सिल दो। मिडकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मिडकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर चली गई। वहां उसने अपनी मिडकी की खाल उतार दी और अब वह एक इतनी सुंदर सी राजकुमारी बन गई कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और ढेर सारी नौकरानियां प्रकट हो गई। वह बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसा कि मेरे पिता पहनते थे। बस फिर क्या था, रात भर में कमीज बनकर तैयार हो गई। सुबह जब राजकुमार युवान जागा तो देखा कि वह मिडकी मेज पर बैठी थी और उसके हाथ में कढ़ाई की हुई कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको लेकर तुरंत राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटे की लाई हुई कमीज देख रहे थे। उसके पहले बेटे ने उनके सामने अपनी लाई हुई कमीज फैला कर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने के लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भाव सिकुड़ते हुए बोले, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब युवान की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई।
उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कढ़ी हुई थी, जिसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ, यह कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे कि हम लोग इवान की पत्नी का बेकार में ही मजाक उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों बहुओं में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मेडकी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सा सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह फिर बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसी बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलावा भेजा और यह देखने के लिए उसको इवान के घर भेजा कि देखकर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी यह भांप लिया था कि उन दोनों के मन में क्या है, इसलिए उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देने के लिए वह तुरंत उन दोनों भाइयों के पास गई और उन्हें बताया कि मेंढकी ने किस प्रकार से रोटी बनाई है। यह खबर जान लेने के बाद उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी वैसा ही किया जैसा कि मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से गई, मेंढकी तुरंत कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर चली गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। और अब वह इतनी सुंदर सी राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जितना कि मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया, जहां उसके पिता उसके भाइयों की लाई हुई डबल रोटियां देख रहे थे। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भेज दी। पर जब इवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती है। एक बार फिर इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेंगी। जब वह अपने राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सा सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी न हो राजकुमार इवान। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवान उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा रानी, उनके बेटे, उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर एक जोर की बिजली कड़की, जिससे सारा महल हिल गया और सभी लोग घबरा गए। यह देख इवान ने सभी लोगों को शांत किया और कहा कि ओ भले लोग, घबराओ नहीं, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने हुए थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे। उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। राजकुमार इवान ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों को ही देखे जा रहे थे।
लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मिटकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाईं आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रहीं, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मिटकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुए और नाच छोड़कर चले गए। पर इस बीच राजकुमार युवान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर सी राजकुमारी है। पर उसको डर भी लग रहा था कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मिटकी में न बदल जाए। सो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मिटकी वाली खाल उठाकर आग में जला दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओ राजकुमार युवान, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको एक बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। यह कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार युवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता नहीं कि युवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्द ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। युवान बोला, ओ छोटी सी झोपड़ी, ओ छोटी सी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपनी पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। युवान उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो वहां उसको एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने युवान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? युवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मिटकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बुढ़िया ने अपना सिर ना में हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार युवान, तुमने उस मिटकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मिटकी अक्लमंद येलेना थी जो तुम्हारी मिटकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए उसे मिटकी में बदल दिया था। राजकुमार युवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। वह बुढ़िया आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है और वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो यह धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर यह जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, यह तुमको रास्ता दिखाएगा। उस बुढ़िया को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर राजकुमार युवान ने धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। युवान चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला।
वहाँ उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार युवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार युवान को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफ़ेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपनी तीर से मारना ही चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार युवान, तुम्हें किसी दिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी ज़िंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार युवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे की गोली के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार युवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार युवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ही ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। युवान अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि तभी कहीं से वही कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपनी मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया, जिससे उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक दूसरा खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वहां पहले वाला भेंगा खरगोश आ गया जिसकी जान राजकुमार ने बख्शी थी। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भेंगे खरगोश ने उस दूसरे खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गया। पल भर में ही सफेद नर बतख जिसकी जिंदगी युवान ने बख्शी थी उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो वह सीधा झील में जाकर गिरा। यह देखकर तो युवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता और बल खाता जाता। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटती ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमारी वान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियों से शादी करने वाली थी क्योंकि इसने मुझे अपने बस में कर रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गए और फिर आखिर में वे दोनों मिल गए और अपने राज्य वापस लौट गए और वहाँ वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।